नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका उल्ली यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। इस क्लास में हम बात करेंगे जहां पर मैंने आपको पिछली क्लास में छोड़ा था। जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का उसको हम समझ रहे थे। उसमें हमने एक पार्ट को समझ भी लिया था, बाकी दो पार्ट को छोड़ दिया था कि अगले क्लास में हम बात करेंगे। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो अभी क्लास चल रही है ये 2023 के यूपीएससी बैच की है। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। 6 से 7 क्लासेस हुई हैं और अभी कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा। ज्योग्राफी क्लास चल रही है, स्टार्ट हुई है। हमने शुरुआत किया था परिचय से। पृथ्वी के परिचय को हमने पहले समझा, अक्षांश देशांतर को समझा। शुरुआत हमने सिलेबस से भी किया था, उसको भी समझा था अच्छे से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और यात्रा यहाँ तक पहुँची कि हमने वायुमंडल को पढ़ना स्टार्ट किया है और उस वायुमंडल में हमने वायुमंडल के संगठन पर काफ़ी बात कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। अब हम उससे आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग अभी भी आपकी वही रहेगी, वायुमंडल का संगठन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं, गैस, जलवाष्प जिसे आप वाटर वेपर कहते हैं, और तीसरा आपका क्या है, एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर। हमने इसकी कंपोजिशन पर पूरी बात कर ली थी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, इन पर हमने बात कर लिया था। ठीक है ना। अब हमारा बात जो है वो इन दोनों पर होगा। जलवाष्प बेसिकली होता क्या है? जलवाष्प क्या होता है? तो जिसे आप सामान्य भाषा में भाप समझते होंगे ना, भाप, बेसिकली वही होता है। तो जलवाष्प भी जल ही है, बस ये है कि उसका दूसरा रूप है। पदार्थ के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा अवस्था भी होती है, तो विज्ञान में वो ज़्यादा गहरी बात हो गई। मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जल की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उसमें क्या क्या है? पहला आपका है बर्फ, जो कि ठोस है। जब बर्फ पिघलेगा यानी कि उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा? द्रव बन जाएगा, जिसे आप पानी कहते हैं। और जब द्रव को यानी कि पानी को फिर से गर्म किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। इसे जलवाष्प भी कहते हैं। और ये क्या है? गैस फॉर्म है। तो आपने देखा ठोस, द्रव और गैस। तो किसी भी पदार्थ के मुख्यतः 3 फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं। एक प्लाज्मा अवस्था भी होती है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जलवाष्प जो है वो जल का गैसीय फॉर्म है। क्या है? गैसीय रूप है। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपोजिशन बदल जाएगा। जल का कंपोजिशन नहीं बदलेगा। टेम्परेचर बढ़ने से उसके जो कण हैं उनके बीच की दूरी पर प्रभाव पड़ता है। दैट्स वाई वो लिक्विड, गैस और ठोस में आपको अलग अलग नजर आते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कण हैं उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए ये अलग अलग अवस्थाएं बदलती हैं। तो जो जलवाष्प है वो क्या है? आपका बेसिकली जल है। अब ये वायुमंडल में क्या करता है? इसकी क्या जरूरत है? तो जो जलवाष्प आपका है ये कहां से पहले प्राप्त होता है वायुमंडल को, उसको समझ लीजिए। तो आप देखते हैं कि आपके पृथ्वी पर या धरातल पर पानी के बहुत स्रोत हैं, जैसे समुद्र है, ठीक है ना। इसके अलावा नदी, कुआं, या जो है आपका जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, वो तो जिसे नलकूप से आप पानी निकालते हैं, उसके द्वारा जो पानी निकाला जाता है। तो ये पानी के बड़े स्रोत हैं, ये मेजर सोर्स हैं। जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या होती है? वाष्प के रूप में ऊपर उठती हैं और जाकर के वायुमंडल में एक लेयर बनाती है जिसे जलवाष्प कहा जाता है।
तो क्या जलवाष्प के लिए यही जो मेजर जो है सोर्सेज हैं यही इंपॉर्टेंट है, या इसके अलावा भी कोई सोर्सेज हैं? सोचिए आप कि इनके अलावा भी कोई सोर्सेज हो सकते हैं जो आप देखते हैं पानी के रूप में, वेटलैंड्स हैं, तालाब है छोटे मोटे, उनके अलावा भी कोई है क्या? तो जरूर है। क्या है? पहला, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, आप देखते हैं कि पेड़ पौधों में नमी होती है, पत्तियां हरी होती हैं, तो इसका मतलब उनमें पानी है। धूप जब पड़ती है तो उसका भी पानी निकलता है। तो जलवाष्प का सोर्स जो है वो पेड़ पौधे भी हैं, ये याद रखना। इसके अलावा मिट्टी, ये जो मिट्टी है ना, इसमें भी नमी होती है, और यह भी जलवाष्प के माइनर स्रोत में से एक है। तो मिट्टी से भी जलवाष्प निकलता है और जाकर के वायुमंडल में जमा हो जाता है। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है किसका? एटमॉस्फेयर का, वो क्या है? जलवाष्प है। हमने कल ये बात नहीं किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना? ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब एक ऐसा गैस जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। मैंने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? सूर्य से आने वाले शॉर्ट वेवलेंथ की जो विकिरण होती है उसको तो आने देता है। जैसे अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये इनको तो आने देता है, बट ये जब विकिरण पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है और उसके बाद में गर्म होकर के लॉन्ग वेवलेंथ की विकिरण बनती है तो इनको सोख लेता है, इनको बाहर नहीं जाने देता है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। तो जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं वहां पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कोई फसल है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही हो सकती है, तो उतना टेम्परेचर आपको अगर मेंटेन करना है तो आपको कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस बहुत इंडिया में इनका प्रचलन कम है। पॉली हाउसेस तो अब बनने लगे हैं। पॉली हाउसेस इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा, जो बहुत डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उनको चाहिए, उसको मेंटेन करते हैं उसमें। तो जो CO2 आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। आप कहेंगे कि सर चर्चा तो यहां पर हो रही थी जलवाष्प पर, आप वहां पहुंच गए। तो चर्चा का कुछ ना कुछ कारण है। कारण यह है कि जो जलवाष्प आपका है ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इसके अंदर भी वो गुण होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले गुण हैं। तो जलवाष्प भी आपका एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकता है। इसके भी वही गुण होते हैं, वही लक्षण होते हैं कि वो शॉर्ट वेवलेंथ की जो विकिरण सूर्य से आती है उसको चले जाने देता है, लेकिन वो पृथ्वी से टकरा करके वापस आती हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं जाने देता है। यही तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपके दिमाग में अगर ये सवाल बन रहा हो कि सर जो विकिरण है वो पहले पृथ्वी पर जाकर के ही क्यों टकराता है वापस, सोचा कभी? सोचिए, सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो ये सूर्य है आपका और ये धरातल है। विकिरण आया, बीच में बहुत सारे जो है गैस आपको देखने को मिलते हैं। ये वायुमंडल है। आपने देखा कि पहाड़ों पर बर्फ जमी है, मैदान पर नहीं। क्यों? पहाड़ तो ज्यादा ऊंचे हैं, 8-10 किलोमीटर ऊंचे हैं। तो अगर कोई सूर्य के करीब जाएगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? आप कहेंगे कि गजब बात करते हो,
किसी गर्म चीज के किनारे आप जाएंगे ना तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा ही। तो फिर पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमा है और मैदान पर क्यों नहीं है? यही रीजन है। जो गर्म होने की प्रक्रिया है वो क्या है? नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो जो सूर्य का विकिरण आता है वो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल को गर्म करता है। जब उसकी गर्मी धीरे धीरे ऊपर उठती है तब जाकर के क्या होता है? टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है। इसीलिए धरातल पर कोई बर्फ आपको दिखता नहीं है और पहाड़ों पर बर्फ जमा रहता है। जितने ऊंचे पहाड़ उतने ज्यादा वहां पर बर्फ आपको देखने को मिलेगी। जो छोटे छोटे टापू टीले होते हैं वहां पर नहीं होता बर्फ। तो बर्फ वहां पर पहाड़ की वजह से नहीं है, तापमान की वजह से। ठीक है ना? तो ये आपने देखा कि जलवाष्प भी क्या है? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। तो हमने जलवाष्प को समझ लिया। तो दो कंपोनेंट हमने देख लिए, गैस और जलवाष्प को देख लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एसपीएम क्या होता है। तो एसपीएम में आपका धूल, धुआं, राख जो धुआं के साथ उड़ता है, ये सब एसपीएम के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या है? एसपीएम के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंदर एक खास गुण होता है। ये जो कण है ना, ये जो कण है बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो दिखाई पड़ते हैं। आप अभी देखिए टेबल पर आप कुछ देर बाद भी जब ऐसे हाथ मारते हैं ना तो आपके हाथ में धूल दिखाई पड़ती है, लेकिन टेबल पर दिखाई नहीं पड़ता। ये हर जगह है। तो होता क्या है कि जो धूल, धुआं और राख है ना, ये जो कण है, इनमें एक खास बात होता है कि एक न्यूक्लियस के जैसा व्यवहार करते हैं। ये न्यूक्लियस जैसा व्यवहार करते हैं। और इनका खास गुण जानते क्या होता है? ये जल आकांक्षी। क्या है? जल आकांक्षी। इनके अंदर क्या होता है कि पानी को सोखने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? पानी को सोखने की इनके अंदर जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। तो ये होता है आपका एसपीएम। अच्छा, यहां पर ये तो हमने समझ लिया कि जो वायुमंडल, उसका संगठन क्या है, किससे किससे वायुमंडल बना है, गैस है, एसपीएम है, जलवाष्प है। क्या इनका जो वितरण है वो हर जगह पर समान है या डिफरेंट? समझना पड़ेगा इसको। इसको भी समझते हैं। तो जो इसका वितरण है, अगर गैस का वितरण आप देखेंगे, दो एग्जाम्पल लेते हैं। आप ले लीजिए दिल्ली को, दिल्ली, और दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए लंदन। दिल्ली और लंदन का दो एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो अगर दोनों के वायुमंडल को देखेंगे तो क्या जो गैसों का संगठन है, जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, और उनमें जो गैस का पार्ट है, क्या वो सेम होगा या कुछ अंतर होगा? तो गैसों में आपको बहुत माइल्यूट प्रभाव देखने को मिलता है, बाकी एज इट इज होते हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए, आप बिहार के पटना में देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, आप अफ्रीका में देख लीजिए। हर जगह आपको लगभग गैस का जो प्रतिशत है वही मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम जलवाष्प की बात करें तो यहां पर डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे, क्योंकि जलवाष्प जो है डिपेंड करता है किस पर? पानी पर। और जहां पर पानी नहीं होगा, पानी के अंदर जलवाष्प कहां से आएगा? जलवाष्प कहां से आ रहा था? जहां पर समुद्र है, तालाब है, कुएं है, नदी है, नाला है, वेटलैंड है, तालाब है, वहां से पानी और वाष्पित होता है, जाकर के जम जाता है, जलवाष्प बन गया। जलवाष्प क्या? H2O है। जहां पर H2O ही नहीं है, जलवाष्प कैसे होगा? तो इसका जो विभाजन है वो समान नहीं है, अंतर आपको देखने को मिलेगा।
और जो तीसरा कंपोनेंट है एसपीएम, ये क्या आपको समान रूप से देखने को मिलेंगे? अरे नहीं भाई साहब, ये किस पर डिपेंड करता है? कई चीजों पर, जनसंख्या पर डिपेंड करेगा। आप किसी शहर में जाइए तो हमेशा आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, यानी कितनी गाड़ियां हैं ना, जितने इंसान नहीं, तो धुआं निकाल रहे हैं वो। आप घर से बाहर जाते हैं, उधर से दुनिया भर का लेड वड अपने फेफड़े में भर लेके आते हैं। तो एसपीएम भी जो है वो डिपेंड करता है किसी दूसरी चीजों पर, ये भी घटेगा बढ़ेगा। आप गांव में जाएंगे तो आपको धूल मिलेगा लेकिन धुआं नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना? किसी पहाड़ी इलाके में चले गए तो आपको धूल धुआं दोनों नहीं मिलेगा। जहां पर वेजिटेशन अच्छा है, जहां पर प्लांटिंग अच्छी की गई, जहां पर पेड़ ज्यादा है, वहां पर दोनों चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये भी जो है वेरी करता है, यानी कि सेम नहीं होता है। तो गैस का जो कंपोनेंट है ये आपको लगभग सेम मिलेगा, जल वाष्प और एसपीएम में अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी और आप संगठन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आप यह भी समझ पाए होंगे कि संगठन का मतलब क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में रह जाता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दुनिया का एकमात्र संस्थान, भारत का एकमात्र संस्थान जो यूपीएससी, यूपीपीएससी सबकी तैयारी एकदम फ्री करवाता है, कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ओनली यूपीएससी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बेल आइकन। थैंक यू।